नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी के ऊपर जो मुझे चिंता सता रहे थे कि लगातार गिरावट के बाद एक 200 डेज़ मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया था। तो मुझे लग रहा था अभी और नीचे आएगा और जो मेरा स्टॉप लॉस लेवल है उस स्टॉप लॉस को शायद हिट करेंगे। तो कुछ हुआ कुछ उल्टा क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेसिकली देखा जाए तो एक रेंज के हिसाब से ट्रेड बना, एक्चुअली 2 रेंज ट्रेंड बना। पहले देखिए यहाँ पे एक रेंज बना, एक रेंज मतलब बहुत दिनों तक एक बॉक्स फॉर्मेट में कंपनी काम कर रहे थे और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहे थे और हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे नीचे आया और 200 डेज़ मूविंग एवरेज जो लाइन है, इस लाइन को क्या किया वो ब्रेक डाउन किया। नीचे तो आया था, नीचे जा नहीं पाए, फिर से वो ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बिग रीज़न जो है वो है कंपनी के ऊपर यहाँ पे स्ट्रांगली एक बाइंग का रेंज। मतलब क्या है? देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के साथ बाइंग कैंडल बनी, 7 के साथ बाइंग कैंडल में कुल मिलाकर 32% का टोटल यहाँ पे रेंज बने। 32% का टोटल यहाँ पे क्या बना? बाइंग का रेंज बने। तो जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बनता है तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं नीचे आने का इंतजार करता हूँ। इस लेवल को जब टच करेगा तब बनेगा एंट्री और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट, तो मुझे लगता है यहाँ पे शानदार तरीके से एंट्री और टारगेट यहाँ पे मिलने वाला है। तो एंट्री तो मिल चुका है, अभी जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वो इजीली टारगेट को अचीव करेगा। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट के लिए मैं कहाँ तक वेट करूँगा? देखिए, सेकंड टारगेट के लिए मैं कहाँ तक वेट करूँगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5075। मगर ये जो टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ, ये बहुत हाई रिस्की ट्रेड है। क्यों हाई रिस्की ट्रेड है? क्योंकि देखिए, जो मैं यहाँ पे रेंज के बेसिस में मैं जब रेंज के बेसिस में एंट्री लिया, तब जब भी मैं इस तरीके से कोई एंट्री लेता हूँ, मैं हमेशा टारगेट 1:3 रेशियो का रखता हूँ। मतलब 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट। तो ये मेरा हाई हाई रिस्की ट्रेड है, तो इसलिए मैंने एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम किया। मतलब अगर इस ट्रेड में मुझे लॉसेस भी हो जाए, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा जो मतलब मनी है उसको मैनेजमेंट करके ही चलता हूँ। हमेशा किस कंपनी के ऊपर कहाँ पे कितना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है, वो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करता हूँ। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप जो लोग सोच रहे हैं कि चलो मैं भी एंट्री ले लूँ, मुझे भी प्रॉफ़िट हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होते हैं और मनी मैनेजमेंट अलग होते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको काम जब करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके करिए। हाँ, आप सीख कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीखने के बाद एटलीस्ट 10 इयर्स 12 इयर्स आपको बैक टेस्टिंग करके देखना होगा। 1-2 कंपनी के ऊपर नहीं, अराउंड 200 कंपनीज़ के ऊपर, 100 से 200 कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करके देखना होगा कि हाँ, सही में इस तरीके से कंपनी के ऊपर दम है कि नहीं था। इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ जब बने थे, क्या सही में टारगेट हुआ कि स्टॉप लॉस हुआ? तो मैं इतने सारे बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जिस तरीके से कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है वो रिकमेंडेशन चाह रहा है कि सर अब मैं यहाँ पे बाय करूँ? क्या मैं यहाँ पे सेल करूँ? देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड कर सकूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सारी चीज़ सिखा पाऊँ। मैं जित इतने सालों से जो खुद काम करके जो सीखा हूँ, जो मैं खुद स्टडी करके, कोर्सेज़ करके मैं जो सीखा हूँ, वो मैं आपको सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके लिए मेरा कोई कोर्स भी नहीं है, मेरा कोई चार्जेस भी नहीं है। सिर्फ़ एक ही मेरा आपके आपके पास में माँग है, वो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो लाइक मत करिए। तो कंपनीज़ के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ रख चुका हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा 7th और अगस्त। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि जो पिछले बार का जो प्रॉफ़िट हुआ था वो डाउन हुआ था, मतलब छोटा-मोटा करेक्शन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला, डाउन देखने को मिला। तो मुझे लगता है यहाँ पे सिचुएशन वाइज़ करेक्शन होने का चांसेस भी यहाँ पे हो सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है येस बैंक। तो देखिए बेसिकली येस बैंक, बहुत सारे लोग इस बैंक को नो बैंक से नाम पे जानते थे, क्योंकि इस कंपनी 400 से 4 रुपीज़ तक आ गया था और आज कहाँ पे है, 26 रुपीज़ के आसपास। तो ये जर्नी क्यों हुआ? क्योंकि जब मैनेजमेंट को चेंज किया गया तब इस कंपनी के ऊपर 4 रुपीज़ से 26 तक गया। 26 नहीं, एक्चुअली 30 के ऊपर तक गया था। तो तो सोचिए, जो इस तरीके से ग्रोथ कब होता है? जब मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो इस 400 से 4 रुपए क्यों आ गया? क्योंकि मैनेजमेंट बेकार था, मैनेजमेंट खराब था, वो गलत काम कर रहे थे, कंपनी को पूरा का पूरा डुबा के छोड़ दिया। तो इसके ऊपर एक्चुअली राणा कपूर जी इस कंपनी के मैनेजमेंट का हेड था, तो उन्होंने क्या किया, वो
उस व्यक्ति को लोन दिया जो व्यक्ति लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे। वो जानने के बाद भी उन्होंने लोन दिया और लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया और इसका एनपीए कितना हो गया था हम जानते हैं? एनपीए हो गया था 5 साढ़े 5% के ऊपर। 5 साढ़े % के ऊपर इसका एनपीए हो गया था। सोचिए आप अगर आपने ₹100 दूसरों को लोन के हिसाब से दिया, आप सोच रहे थे कि मुझे 3% के इंटरेस्ट के हिसाब से ₹103 मिलने वाला है। उल्टा हो गया क्या? आपको 5% एनपीए चला गया, मतलब आपका 5% कट करके आपको पैसा कितना मिला? ₹95। तो इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए, आपके खुद के जेब से ही ₹5 चला गया। इस तरीके से बार बार हर टाइम हर क्वार्टर्स में होता रहे तो कंपनी का जो मेन मदर जो पैसा था वो लगातार घटते चले गए। और ये मदर पैसा किसका था? जो लोग इन्वेस्टमेंट किया बैंक के ऊपर, जो लोग डिपॉजिट किए सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, जो लोग मतलब एज ए बॉन्ड खरीदारी किए, उसका ही जेब से जाएगा ना। तो इसलिए बैंक तो डूबने वाले थे, तो इसको बचा लिया एक्चुअली गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट कंपनीज ने बचा लिया। बेसिकली गवर्नमेंट मतलब एलआईसी और साथ ही साथ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी भी आप देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर दो बड़े प्लेयर, जिसका डीएस के हिसाब से देखा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 30% होल्डिंग था, उन्होंने कुछ स्टेक को बेचा, और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 4.34% के आज भी होल्डिंग्स है, और वो होल्डिंग को वो कंटिन्यू भी कर रहा है। तो और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक ने भी कुछ क्वांटिटी एडिंग किया। हाँ, कब किया? जब कंपनी फिर से मतलब सुधार होता देखने को मिले, उस टाइम में एचडीएफसी बैंक ने बाई किया। तो उसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक ने किया, एक्सिस बैंक भी किया, कोटक बैंक भी किया, बंधन बैंक भी किया, सारे बैंक सामने आया। किसी बैंक को बचाने के लिए तो बैंक को ही आना पड़ेगा ना। तो देखिए, चीज़ों को पहले समझिए। अमेरिका में 2023 में दो बैंक पूरा का पूरा बंद हो गया, खत्म हो गया। सर इसी तरीके से कारण की वजह से वो भी लोन ज़्यादा दे दिया और लोन उठा नहीं पाए, तो पूरा का पूरा बैंक खुद बैंक करप्सी हो गया, तो और बैंक बंद भी हो गया। तो इसी तरीके से इंडिया में येस बैंक भी बंद होने वाले हैं, उसको गवर्नमेंट ने बचाया। तो कहने का मतलब है कि आप जिस भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं उसके ऊपर एक डिटेल्स हिस्ट्री को चेक करिए, क्या सही में उस कंपनी में दम है। तो आज मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, क्या सर आप येस बैंक के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखते हैं? हाँ, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको आपके साथ शेयर करूँ। मैं इन्वेस्टर के हिसाब से आज तक इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया। हाँ, मेरे पहले निवेश था और मैंने एग्जिट भी कर लिया लॉसेस में। अराउंड 20% के आसपास लॉसेस लेकर मैंने एग्जिट भी कर लिया, क्योंकि जो हाई लेवल से जिस तरीके से गिर रहा था, अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो मेरा पूरा का पूरा फंड स्क्वायर ऑफ मतलब पूरा का पूरा गायब हो जाता। तो मैंने जब सारे डिटेल्स को चेकआउट किया तब मुझे अराउंड 80 to 20% के आसपास लॉसेस में मैंने बेचा। और अभी इस कंपनी के ऊपर मैं जब भी काम करता हूँ एज ए ट्रेडिंग पर्पस में, मतलब एज ए स्विंग बेसिस में, एज ए शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार रिसर्च करके ही काम करना, क्योंकि येस बैंक आज हालत बहुत शानदार है, क्योंकि आज हालत खराब नहीं है। इस बार भी कंपनी देखिए हाईएस्टली रेवेन्यू जनरेट किया, एक्सपेंस को मिटाया, और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी हाईएस्टली जनरेट किया। कंटिन्यूसली कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में रिजल्ट को अच्छा खासा कर रहा है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट चेंज करने का इम्पैक्ट आप खुद ही देख लीजिए। एनपी पहले कितना था? 5.5%। आज एनपी कितना है? सिर्फ 0.50। जो एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक, इस तरीके से बैंक बैंक का एनपीओ देखने को मिलता है, उसी तरीके से येस बैंक का भी देखने को मिला। तो इसलिए मैं येस बैंक के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। हाँ, येस बैंक के ऊपर जब रेंज बना, एक बाइंग का रेंज बना, तब मैंने एक ट्रेड प्लानिंग किया। यहाँ पे एंटी होने आप इस जगह पे टच करने के बाद एंटी बने, और मैं टारगेट लेके चलूंगा कुछ इस तरीके से 30 लेवल तक। अगर इस एंटी लेवल से 30 लेवल तक गए तो मुझे 32% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप एक एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने 2 दिन से पहले कमेंट किया था, क्या सर सुजलॉन लगातार भागते चले जा रहे हैं, क्या इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं? देखिए, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन कभी नहीं करता हूँ। आप इस तरीके से क्वेश्चन मुझे मत पूछिए, इसका रिप्लाई मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि बाई सेल करना आपके हाथ में है। मेरा काम है उस कंपनी के बारे में जानकारी देना। हाँ, आप अगर आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे तो आपको जरूर रिप्लाई आपको दूंगा। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से बात करूँ तो मैं अभी फिलहाल के लिए कोई इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपनीज के ऊपर जब मुझे ट्रेड बना था, जब ट्रेड मिला था कुछ इस तरीके से कफ विद हैंड पैटर्न्स का, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, नीचे आए, होल्ड किया, उसके बाद टारगेट अचीव हुआ, और वो भी 22% के आसपास टारगेट मिला। और टारगेट होने के बाद कोई मुझे फ्रेश एंट्री नहीं मिला, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। क्योंकि कोई भी शेयर अगर भागते ही चले जाए तो इसके ऊपर मैं कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि भागते हुए ट्रेन के ऊपर मैं कभी चढ़ता नहीं हूँ। हमेशा मैं इंतजार करता हूँ कि कोई भी अगर पैटर्न्स बने तब कुछ डिसीजन बन सकता है। तो पैटर्न्स तो बना नहीं, इसलिए मैंने डिसीजन भी नहीं लिया। हाँ, आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे तो एक पैटर्न बना था,
कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था, शायद आपने नहीं देखा। कब बने उसके बाद हैंडल बना। हाँ, एक्चुअली मैं इस पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं किया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इस पैटर्न के ऊपर काम करना चाहिए था। काम करता तो 27% के आसपास रिटर्न मिल जाते। तो मैंने एक्चुअली इसके ऊपर उस टाइम में इसके ऊपर नहीं देखा, क्योंकि एक टारगेट पहले एक एंटी तो था, इसलिए मैं इसको होल्ड करके बैठे थे, तो इसलिए दूसरा एंटी नहीं लिया। तो जो दोस्तों ने मुझे इस पैटर्न्स के बारे में कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारी चीज़ों को सीखा, सारी चीज़ों को सीख कर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फाइंड आउट कर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरीके से कमेंट्स करके बताया। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बन रहा है, रेंज ट्रेडिंग बन रहा है और आरएसआई स्ट्रैटेजीज़ बन रहा है, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, मतलब आपको सारी चीज़ दिखा चुका हूँ। तो उस स्ट्रैटेजीज़ में किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बन रहा है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं उस कंपनी का नाम और उस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। ज़रूर मैं आपको डीपली उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, बलमार लॉरीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो एक छोटा-सा कंपनी है, 2300 करोड़ का अराउंड आप बोल सकते हैं, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी धमाका कर दिया, 400 से लेकर 1000 तक जर्नी किया और इसी बेसिस में मैनेजमेंट ने डिसीजन भी लिया स्प्लिट देने का। 9th ऑफ अगस्त में 1 के बदले 10 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 1000 में चल रहा है शेयर, तो कंपनी का शेयर कितना हो जाएगा? 100 रुपीस हो जाएगा। 100 रुपीस का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि 1:10 रेशियो मतलब 10 से डिवाइड किया जाएगा, तो 100 रुपीस का शेयर प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो को कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। सारे पॉइंट्स में मेरे खुद के ट्रेड, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपके साथ शेयर किया हो। अगर आपको काम करना है, रिस्क लेना है, तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।